नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी के सामने एक बार फिर से बच्चों से जुड़े कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं। एक बड़ी समस्या से अक्सर पेरेंट्स गुजरते हैं और वो समस्या होती है कि यदि अपने बच्चे के पास बैठो तो वो पढ़ता है और जैसे ही हम हटते हैं हमारे बच्चे भी उस टेबल से हट जाते हैं, या यूं कहें कि पास में बैठो तो बच्चा पढ़ेगा अन्यथा भाग जाएगा। अब एक समस्या सामने आती है कि क्या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसका माइंड कहीं और लगा रहता है, क्या वो डिस्ट्रैक्ट रहता है। ऐसे अनेक विचार मन में उठने लगते हैं हर माँ बाप के। पर विचार हैं, विचारों का क्या, वो तो आएंगे ही आएंगे। हम एक बर्थ चार्ट के माध्यम से इस समस्या को समझेंगे और इनके मूल कारणों को भी समझेंगे और कुछ छोटे छोटे वास्तु के उपायों से भी इन समस्याओं को दूर करने का तरीका देखेंगे। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूअर्स को और अपने मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके साथ के बिना मैं नहीं। आप सभी का प्रेम मुझे यूं ही मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। यदि आपने बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लें। मित्रों, बच्चों का मन अनमोल होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है। उनकी स्थिति समझ पाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। बच्चों का मन तो बस जल की तरह होता है, जिधर ढाल मिलती है उधर ही बह जाता है। आइए बच्चों के मन को और अच्छे से समझते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार से हमारे कानों को सुनने की एक सीमा तय कर रखी है कि इससे ज्यादा सुन नहीं सकते और इससे कम सुनाई नहीं देगा। अगर ईश्वर ऐसी व्यवस्था न करते तो प्रकृति में अनेक ऐसी आवाजें और ब्रह्मांड में हर वक्त हो रहे विस्फोट से हमारी स्थिति कैसी हो रही होती। इसके विचार मात्र से ही मन में भय उत्पन्न होने लगता है। किंतु हम सभी सुरक्षित हैं क्योंकि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। इसी प्रकार से हमारी आंखों को देखने की भी एक सीमा है, हमारे शरीर की भी एक निश्चित टेम्परेचर है जो हर स्थिति हर परिस्थिति में अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। किंतु क्या आप ये जानते हैं कि मनुष्य के मन और बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती, वो असीमित होते हैं। है ना आश्चर्य की बात। वे दोनों असीमित शक्तियों और अनंत संभावनाओं से भरे होते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम स्वयं ही इसके दुश्मन बन जाते हैं। हम स्वयं ही इसे अपनी सीमा में बांधना चाहते हैं और इसकी सीमा को हम स्वयं ही तय कर देते हैं। मेरा मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों की सीमा तय करने का भरसक प्रयास करते हैं और बच्चे उन सीमाओं को तोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपने मन को अपने आप को उन सीमाओं में बांधना आरंभ कर देते हैं। ठीक सुना आपने, अपने मन पर अंकुश लगाना सीख जाते हैं बच्चे। जहां उनके पेरेंट्स उन्हें पहले से बांधने का प्रयास करते हैं, बच्चे भी अपने आप को उन्हीं दायरे में सिमटा करके सीमित दायरा बनाने का प्रयत्न करते करते एक दिन वो सीख जाते हैं इसे। बिल्कुल ठीक समझे आप। प्राइमरी स्कूल से निकलकर इंटरमीडिएट स्कूल और इंटरमीडिएट से निकल करके कॉलेज और कॉलेज से हम कोई डिग्री की ओर बढ़ते हैं। आज हम 12 वर्षीय बच्चे की बर्थ चार्ट से इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। आगे ये भी जानेंगे कि वास्तु कैसे अपना प्रभाव देता है। हर माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित करने का प्रयत्न करता है, भरसक प्रयत्न करता है। उनके भविष्य की सीमाओं को तय करने का भी प्रयत्न करता है। पर क्या आप सभी ये जानते हैं कि एक श्रेष्ठ निर्णय वर्तमान होता है, ना कि भविष्य। हम अपने बच्चे का यदि वर्तमान निर्मित करने का प्रयत्न करें तो बच्चा स्वयं ही अपने भविष्य को निर्मित कर लेगा। यदि वर्तमान अच्छा निर्मित होगा
तो बच्चे की जीवन की दशा और दिशा दोनों ही भविष्य में अच्छी निर्मित होगी। हर पेरेंट्स आज यही बात करता है और ये तय कर लेता है कि उसका बच्चा पढ़ता नहीं, तो क्या उसका भविष्य खराब हो जाएगा? भविष्य ना तो एक दिन में बनता है और ना एक दिन में बिगड़ता है। तो फिर बच्चे का भविष्य एक दिन में, एक महीने में या एक साल में कैसे तय किया जा सकता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं? क्यों हम इतनी उम्मीद लगाते हैं? क्या ये उचित है? आप तो बस अपने कर्म को करिए। बच्चा अपने कर्म को करेगा और वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और स्वयं ही अपने भाग्य को खुद ही निर्मित करेगा। हमें तो बस उसका सहयोग करना है। इससे ज़्यादा पेरेंट्स बच्चे के लिए और कुछ नहीं कर सकते। ख्वाब देखने का काम पेरेंट्स का नहीं है। बच्चे का अपना स्वभाव है जिसे हम बचपन के नाम से जानते हैं। हम कैसे उसके इस स्वभाव को छीन सकते हैं और कैसे ये विचार कर सकते हैं कि हम अब जब कहें तब बच्चा पढ़ने लगे। हम जब खाली समय हो हमारे पास तब हम बच्चे को बुलाएं और बच्चे से कहें कि पढ़ लो। बच्चे का मन लगे या न लगे, हमारी इच्छा से या हमारे चाहने से वो कभी ऐसा नहीं करेगा। किंतु सवाल तो वहीं का वहीं है कि जब हम बैठते हैं तो वो पढ़ता है, अन्यथा वो भाग जाता है। तो आइए एक बर्थ चार्ट के माध्यम से हम सभी ये समझने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या जीवन भर उसके साथ ऐसा होगा या पढ़ाई से मनमुटाव कुछ ही दिनों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 दिसंबर 2007, समय दोपहर के 2:09, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। 12 वर्षीय बालक की एक बर्थ चार्ट है। दशा शुक्र की है और अंतर्दशा शनि की चल रही है। तो सबसे पहले लगन की बात कर लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली है और लगन लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं और मंगल मेष के भी स्वामी होते हैं और स्कॉर्पियो के भी स्वामी होते हैं। तो मेष स्कॉर्पियो दोनों के स्वामी बैठे हैं 3rd हाउस में। यदि मेष लग्न के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेष लग्न के बारे में यानी एरीज साइन के बारे में आप और अधिक जान सकते हैं। अब दूसरे प्लैनेट के रूप में हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो मून 4थे भाव का स्वामी 9th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर के साथ कंजंक्शन, जो कि 9th एंड 12th के स्वामी होकर के 9th हाउस में स्वराशिष होकर के ही बैठे हैं। चंद्रमा और गुरु दोनों ही मूल नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि केतु के नक्षत्र है, यानी मूल नक्षत्र के स्वामित्व केतु को प्राप्त है। सूर्य की बात करें तो 5th भाव के स्वामी होकर के 8th भाव में बैठे हैं, बुध के साथ युति करके, यानी मंगल के घर में सूर्य बैठे हैं और केतु शनि के साथ युति करके बैठे हैं। शनि 10वें और 11वें भाव के लॉर्ड हैं। 11वें भाव में यहीं पे राहु बैठे हुए हैं। और बात करें शुक्र की तो शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र भी स्वग्रही होकर के स्वाति नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र में ही शुक्र बैठे हुए हैं। और इन सभी ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक बात साफ निकल करके आती है कि 8th भाव सभी प्लैनेट को काफी एक्टिवेट कर रहा है, सभी प्लैनेट को। मंगल पहले और 8वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं
सूर्य 5वें और 8वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। और मरकरी की बात करें तो मरकरी 3रे भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं और खुद 8वें भाव में बैठे हैं। केतु भी चूंकि सूर्य के घर में बैठे हैं इसलिए वो 8वें भाव के रिजल्ट दे रहे हैं। शनि भी केतु के साथ बैठे हैं और इनका शनि का राशिपति भी सूर्य है जो कि 8वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इन सब का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, यानी कि 8th हाउस काफी एक्टिव है इस बर्थ चार्ट में। और हम सब जानते हैं कि अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का यानी कि बाधा का भाव है, निडरता का भाव है, समस्या का भाव है, प्रॉब्लम्स का भाव है, डर का है। तो ऐसे में बच्चे को पुश करने की जरूरत पड़ती रहेगी। जैसे ही वो अकेला होता है तो उसका मन का कारक चंद्रमा जो कि केतु के नक्षत्र में बैठा है और केतु 5वें भाव में बैठे हुए हैं और पंचम भाव हम सभी जानते हैं कि खेलने कूदने का भाव है, इंटरटेनमेंट का भाव है। तो इसलिए बच्चा जैसे ही अकेला होता है उसका मन वो इस तरफ ध्यान देने लगता है। इसलिए ऐसे बच्चों के पास यदि आप बैठें तो वो अपना काम करेगा, अदरवाइज ये समस्या होने लगती है। तो यदि उसको खेलते खेलते किसी भी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है, लेकिन जैसे ही उसे अकेलापन महसूस होगा तो वो अपने इंटरटेनमेंट की तरफ भागने लगेगा। चूंकि समस्या मन के एकाग्रता में है तो इसलिए ये समस्या से वो ग्रसित रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या बच्चा कभी पढ़ेगा नहीं? तो ये सोचना भी बिल्कुल गलत है। बच्चा पढ़ेगा, बस उसको सही गाइडेंस की जरूरत है। उसको गाइडेंस सही मिल जाए और वो आगे चल करके अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग यदि वो अपने सब्जेक्ट को चुनता है तो उसे 100% सफलता मिलेगी। मित्रों, हम सभी ने इस बच्चे के बर्थ चार्ट को देखा और समझा। इन सभी बातों से यही बात निकल करके आती है कि प्लैनेटरी मूवमेंट और उनकी स्ट्रेंथ से ही बच्चे के मन की स्थिति और उसकी परिस्थिति का निर्णय होता है। प्लैनेटरी मूवमेंट की स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करके हम इनसे से अधिक लाभ ले सकते हैं और अपनी समस्या को कम भी कर सकते हैं। वास्तु का प्रभाव बच्चे की स्टडी पर कैसा होता है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आशा करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स हमें अवश्य दें। धन्यवाद मित्रों।